नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ ध्वनि में ध्वनि क्षेपक से ध्वनि निर्मिति के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि क्षेपक यानी कि लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर तो सबको मालूम है, सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं। गणपति वगैरह पूजा जब होती है तो पंडालों में लगते हैं ना, तो आप सबने तो लाउड स्पीकर के बारे में सुना भी है। या फिर स्कूल का ही कोई प्रोग्राम होता है सभा में, तो वहाँ पे क्या होता है, सभा में दूर तक आवाज़ सुनाई देने के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। माइक में तो हम धीमी आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन वो लाउड स्पीकर में हमें ऊंची आवाज़ में सुनाई देती है। तो आज हम इसी लाउड स्पीकर यानी कि ध्वनि क्षेपक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ध्वनि क्षेपक से ध्वनि की निर्मिति कैसे होती है। हम ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हमें अपनी आवाज़ जोर से सुनाई देती है। ध्वनि क्षेपक से जो आवाज़ की निर्मिति होती है, यानी जो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वो किस प्रकार से सुनाई देती है, तो आज हम लाउड स्पीकर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये दो स्पीकर हैं। अब इस दो स्पीकर की रचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये लाउड स्पीकर की आंतरिक रचना है। यहाँ पर ये जो है, इसमें एक अस्थाई चुंबक होता है। ये जो है वो एक अस्थाई चुंबक है, और इस चुंबक के इसके चारों ओर ये तार की कुंडली लपेटी गई है। इस तार का माइक्रोफोन से जोड़ा गया है। जब हम इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ये तो आपको मालूम ही है कि दो चुंबक को जब एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उनकी स्थिति के अनुसार क्या होता है, उनमें हलचल होती है। तो यहाँ कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बनने पे क्या होता है कि ये कुंडली आगे पीछे हिलने लगती है, और कुंडली का जो ये हिलना है, इससे उसकी आवृत्ति और आयाम कम ज़्यादा होने लगते हैं। यहाँ पर कुंडली में होने वाली हलचल के कारण इसका जो पर्दा है, इसके पर्दे में भी हलचल होती है। ये भी आगे पीछे हिलता है, जिससे हवा में ध्वनि तरंग का निर्माण होता है, और इस ध्वनि तरंग के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ये तो आपको समझ में आई कि यहाँ पे ध्वनि हमें लाउड स्पीकर से किस प्रकार सुनाई देती है। हमने स्वरित द्विभुज की भुजाओं को आगे पीछे होने वाली हलचल के कारण हवा में ध्वनि तरंग का निर्माण होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि स्वरित द्विभुज की भुजाओं से जब किसी वस्तु पर चोट करते हैं तो उसके तुरंत बाद उसमें थोड़ी सी कंपन होती रहती है, जिसके कारण ध्वनि तरंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्वनि क्षेपक के पर्दे के आगे पीछे होने वाली हलचल के कारण हवा में ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है। अभी ध्वनि का जो निर्माण करने वाली किसी ध्वनि क्षेपक के पर्दे को हल्का सा स्पर्श करते हैं तो हमें क्या एहसास होता है, पर्दे पर हल्का सा कंपन हो रहा है। तो ये कंपन किसके कारण होता है, ध्वनि तरंगों के कारण। ध्वनि क्षेपक का उपयोग करके बहुत ऊंचे स्तर की ऊर्जा आवाज़ का निर्माण किया जा सकता है। हमने अभी आपको बताया कि माइक में आप धीमी आवाज़ में बोलते हो, लेकिन वो आपको लाउड स्पीकर में ऊंची आवाज़ में सुनाई देती है। तो हम ऊंचे स्तर की आवाज़ का निर्माण कर सकते हैं, और इसीलिए सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि क्षेपक का उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्वनि का स्तर आपको मालूम ही है कि अगर 100 डेसिबल से अधिक हो तो वह ध्वनि हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। उस ध्वनि से हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, उस पर असर हो सकता है, हम बहरे हो सकते हैं। अधिक ध्वनि का असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है, तथा सामाजिक प्रदूषण भी हो जाता है।
इसलिए ध्वनि क्षेपक की क्षमता यद्यपि उच्च स्तर की ध्वनि निर्माण करने वाली हो, तो भी उस पर नियंत्रण रखना जरूरी है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ध्वनि और ध्वनि निर्मिति का अध्ययन करते समय निर्माण होने वाली ध्वनि की अन्य को परेशानी ना हो, इसकी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अभी आप लोग गणपति पंडालों में अक्सर ऊंची आवाज़ में गाने सुनते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका असर सभी के ऊपर पड़ता है। यह एक प्रदूषण के रूप में हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण। और कोई भी प्रदूषण हो वह हमारे लिए हानिकारक होता है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने तथा सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले प्रमुख कारणों में इसीलिए ध्वनि प्रदूषण का भी समावेश किया गया है, और इसलिए हमें ध्वनि प्रदूषण को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि ध्वनि क्षेपक से ध्वनि की निर्मिति किस प्रकार होती है।